हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं जुलाई 2023 की प्रतियोगिता दर्पण। तो सीरीज़ का ये पहला भाग है जहां पे हम डिस्कस करेंगे नवीनतम सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड स्टैटिक जीके। तो खेल, नियुक्तियां, सम्मेलन, महोत्सव, महत्वपूर्ण दिवस, पुरस्कार, पुस्तकें, अभ्यास, काफ़ी सेक्शन कवर किए जाएंगे। इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसी वीडियो में। तो मेक श्योर वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और सीरीज़ के बाकी पार्ट भी आएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, मई 2023 में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के अभी हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा। भारतीय मूल के अमरीकी हैं ये अजय बंगा। हाल ही में इन्हें विश्व बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये जगह लेंगे डेविड मालपास की, यानी पहले अध्यक्ष थे विश्व बैंक के डेविड मालपास, इनकी जगह अब नए अध्यक्ष बन गए हैं अजय बंगा जी। इम्पॉर्टेंट ये भी याद रखिएगा कि 2016 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया था 2016 में। जो विश्व बैंक है इससे स्टैटिक क्या पूछ सकता है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। और अध्यक्ष तो इम्पॉर्टेंट है ही काफ़ी ज़्यादा, नए बने हैं तो नए अध्यक्ष बन गए हैं अजय बंगा। नेक्स्ट है, हाल ही में सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण सूद, याद रखिएगा सीबीआई के नए निदेशक बन गए हैं प्रवीण सूद जी। इसके बाद हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो याद रखिएगा सिद्धांत मोहंती जो हैं ये LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम के नए चेयरमैन बन गए हैं। 2024 में, याद रखिएगा इनका कार्यकाल 2024 तक का होगा। 2024 के बाद ये यहाँ पे MD और CE होंगे, अभी चेयरमैन बनाए गए हैं। जो LIC है इसकी स्थापना की गई थी 1956 में और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। नेक्स्ट है, सत्र 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, तो इसके अध्यक्ष बने हैं R दिनेश जी। ये TVS मोटर से बिलोंग करते हैं और अब ये CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर मनोज सोनी जी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डॉक्टर मनोज सोनी नए अध्यक्ष बन गए हैं यूपीएससी के। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा को सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है वहाँ पे? देखिए, अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में 2 नए न्यायाधीश को यहाँ पे नियुक्ति दी गई है, जिसमें से एक हैं प्रशांत मिश्रा जी। तो आपको बताना है कि प्रशांत मिश्रा किस स्टेट के यानी किस प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो प्रशांत मिश्रा जो हैं ये पहले आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश थे, हाल ही में इन्हें सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया। तो देखिए, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ जी, इनकी अध्यक्षता वाले कोलेजियम की संस्तुति पर जो राष्ट्रपति हैं इन्होंने न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ एडवोकेट KV विश्वनाथन को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो जो प्रशांत मिश्रा हैं ये आंध्र प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे और जो KV विश्वनाथन है इनको डायरेक्टली बार काउंसिल से यहाँ पे नियुक्ति दी गई है। और हमारे मुख्य न्यायाधीश नाम याद रखिएगा कौन है अभी प्रेजेंट में? DY चंद्रचूड़ जी। फिर है, हाल ही में भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, याद रखिएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी जो है ये भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद है नेस्कॉम। देखिए, नेस्कॉम का आपको फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए। नेस्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज़। फिर से पढ़ लीजिए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज़। तो क्वेश्चन ये है कि सत्र 2023-24 के लिए नेस्कॉम के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मतलब कि नेस्कॉम के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये हैं अनंत महेश्वरी, जो कि बने हैं नेस्कॉम के नए चेयरमैन। याद रखिएगा, अनंत महेश्वरी बने हैं नेस्कॉम के नए चेयरमैन। फिर है, बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक सह CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO मुख्य कार्यकारी निदेशक, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया अभी हाल ही में?
तो रजनीश कर्नाटक, याद रखिएगा रजनीश कर्नाटक, इनको बैंक ऑफ इंडिया में नया एमडी और सीईओ बनाया गया है, रजनीश कर्नाटक। अब जब बैंक की आप तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी आपको पता होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर में ही पूछे जाते हैं, बैंकिंग और इंश्योरेंस में, तो इनसे रिलेटेड आपको स्टैटिक पता होना चाहिए, जैसे कि बैंक का मुख्यालय कहाँ है, क्या स्थापना है इसकी, कब हुई थी। तो देख लेते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना ये की गई थी 1906 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। और टैग लाइन याद रखिएगा, स्पेशली अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, कई बार टैग लाइन भी पूछी गई है बैंक की। तो बैंक ऑफ इंडिया की टैग लाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। फिर से सुन लीजिए, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक ऑफ बड़ौदा। अभी बैंक ऑफ इंडिया था, अब आ गया है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक से सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा देवदत्त चंद, देवदत्त चंद ये नए एमडी और सीईओ बन गए हैं। कहाँ के? बैंक ऑफ बड़ौदा के। अब इससे भी रिलेटेड स्टैटिक याद रखना आपको। तो इसकी स्थापना हुई थी 1908 में। इसका मुख्यालय है वडोदरा में। बैंक ऑफ बड़ौदा से आपको याद रखना है, इसका मुख्यालय है वडोदरा में। और इसकी टैगलाइन है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक, इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। बैंक ऑफ इंडिया की थी रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, और बैंक ऑफ बड़ौदा की है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2023 के टेम्पल्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये, टेम्पल्टन प्राइज़। और 2023 का जो पुरस्कार है ये दिया गया है डॉक्टर एडना अदन इस्माइल को। ये है डॉक्टर एडना अदन इस्माइल, इन्हें दिया गया 2023 का टेम्पल्टन पुरस्कार। अब जो ये पुरस्कार है टेम्पल्टन पुरस्कार, इसकी शुरुआत की गई थी 1973 में। अब देखिए कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता नहीं एग्ज़ाम में। तो काफ़ी बार ये देखा गया है कि जो अवार्ड हैं या कोई भी टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनाते हैं, तो घुमा फिरा के उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं, स्टैटिक होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे अवार्ड में आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछता कब आप ज़्यादातर कि किसको अवार्ड दिया गया है, घुमा फिरा के पूछ लेता है कि इस अवार्ड की स्थापना कब हुई थी, इसकी राशि वगैरह कितनी रहती है। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसकी जब शुरुआत की गई थी 1973 में, तो जो पहला पुरस्कार था, पहला टेम्पल्टन पुरस्कार था, ये भारत की मदर टेरेसा को दिया गया था। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा। सबसे पहला टेम्पल्टन पुरस्कार 1973 में मदर टेरेसा को दिया गया था। और ये जो पुरस्कार है इसको पहले टेम्पल्टन प्राइज़ फॉर प्रोग्रेस ऑफ रिलीजन के नाम से जाना जाता था। क्या नाम था? टेम्पल्टन प्राइज़ फॉर प्रोग्रेस ऑफ रिलीजन, और अब है टेम्पल्टन पुरस्कार। फिर अब वर्ष 2023 के गुइलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 3 पर्सन हैं यहाँ पे जिन्हें 2023 का गुइलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया है। ये हैं नीलोफर हमीदी, इलादेह मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। फिर से सुन लीजिए, नीलोफर हमीदी, इलादेह मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी, इन तीनों को दिया गया है 2023 का गुइलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। तो ये जो पुरस्कार है ये कोलंबियाई पत्रकार थे गुइलेर्मो कानो, इनकी स्मृति में यूनेस्को के द्वारा स्थापित किया गया था। इस अवार्ड में $25,000 राशि दी जाती है। और जो पुरस्कार है हर साल ये 3 मई को दिया जाता है। 3 मई को क्यों? क्योंकि 3 मई को पड़ता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इसी दिवस के अवसर पर ये प्रेस स्वतंत्रता का पुरस्कार दिया जाता है। फिर है वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जॉर्जी गोस्पोदिनोव, जॉर्जी गोस्पोदिनोव, इन्हें दिया गया है 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड है, याद रखिएगा। अब इन्हें ये पुरस्कार दिया किस लिए गया है? ये पुरस्कार इन्हें इनके उपन्यास के लिए दिया गया है। इनका उपन्यास है टाइम शेल्टर। ठीक है, इनका उपन्यास है टाइम शेल्टर, और जो अनुवाद किया गया है इस उपन्यास का ये है एंजेला रॉडेल, एंजेला रॉडेल। तो क्या क्या याद रखना है आपको? 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है जॉर्जी गोस्पोदिनोव को, अनुवाद किया गया है एंजेला रॉडेल के द्वारा, उपन्यास का नाम है टाइम शेल्टर, और इस पुरस्कार में 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि पिछले साल का यानी 2022 का ये जो बुकर पुरस्कार था ये भारत की लेखिका गीतांजलि श्री को दिया गया था। गीतांजलि श्री इनका नाम है, और इन्हें ये पुरस्कार इनके उपन्यास रेत समाधि के लिए दिया गया था। इनके उपन्यास का नाम था रेत समाधि। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रखने हैं। फिर जन सेवा के क्षेत्र में वर्ष 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है?
तो 2023 का पुलित्जर पुरस्कार याद रखिएगा किस क्षेत्र का है ये, जन सेवा के क्षेत्र का है। तो जन सेवा के क्षेत्र का पुरस्कार दिया गया है 2023 का एसोसिएटेड प्रेस को, एसोसिएटेड प्रेस को। ये जो पुलित्जर पुरस्कार है ये 22 श्रेणियों में दिया जाता है और इम्पॉर्टेंट है जन सेवा के क्षेत्र का सबसे ज़्यादा। बाकी जो कैटेगरीज हैं आपको ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगी, आप पीडीएफ में डिटेल में पढ़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिलेगी। टेलीग्राम की लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो पुरस्कार है ये 22 श्रेणियों में दिया जाता है। इसमें राशि दी जाती है $15,000 की और जन सेवा क्षेत्र में राशि के साथ साथ स्वर्ण पदक भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो पिछले साल शुरू किया गया था, इस साल ये सेकेंड एडिशन अवार्ड दिया गया, दूसरा संस्करण है ये अवार्ड का। तो इस साल का जो अवार्ड है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 का, ये दिया गया है आशा भोसले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन चुने गए हैं। तो देखिए खेल के जगत में जो लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार है काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, काफ़ी ज़्यादा जाने माने अवार्ड हैं, इसलिए क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आपको बताना है कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन चुने गए हैं। तो ये हैं लियोनेल मेसी, फुटबॉल में अर्जेंटीना टीम के कप्तान हैं ये लियोनेल मेसी। और आप सभी को पता है कि इस साल का जो विश्व कप था फुटबॉल का, ये जीता था किसने, अर्जेंटीना ने। तो इसी कारण से अर्जेंटीना को सर्वश्रेष्ठ टीम चुनी गई है। ठीक है, अर्जेंटीना की जो फुटबॉल पुरुष टीम है तो उसको सर्वश्रेष्ठ टीम का अवार्ड मिला है। अर्जेंटीना के कप्तान थे लियोनेल मेसी, इनको सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी की बात करें तो जमैका की एथलीट हैं शैली एन फ्रेसर, शैली एन फ्रेसर इनको सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं लॉरियस से, ये आपको याद रखने हैं। फिर है 76वें कान फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है। तो हाल ही में 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल समाप्त हुई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है एनाटॉमी ऑफ द फॉल। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ द फॉल ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं कोजी याकुशो, ये हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कोजी याकुशो, इनको इनकी फिल्म परफेक्ट डेज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी है मरवे डिजदार, मरवे डिजदार, इनकी मूवी का नाम था अबाउट ड्राई ग्लासेस। तो ये 3 अवार्ड आपको याद रखने हैं, मूवी एनाटॉमी ऑफ द फॉल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कोजी याकुशो और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मरवे डिजदार। फिर 2023 के आईफा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है। तो 2023 के आईफा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है ऋतिक रोशन को। ऋतिक रोशन को इनकी फिल्म थी विक्रम वेधा, कौन सी थी, विक्रम वेधा, इस मूवी के लिए बेस्ट एक्टर चुना गया है। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी, तो ये चुनी गई हैं आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को इनकी मूवी गंगूबाई के लिए ये अवार्ड दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी है दृश्यम 2, बेस्ट मूवी चुना गया है दृश्यम 2 को। तो यहाँ आईफा से भी आपको ये 3 अवार्ड याद रखने हैं। ऋतिक रोशन बेस्ट एक्टर बने हैं विक्रम वेधा के लिए, गंगूबाई के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई आलिया भट्ट और सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी है दृश्यम 2। फिर हाल ही में G20 के पर्यटन कार्य समूह की तीसरी बैठक हुई थी, आपको बताना है कि कहाँ हुई थी। तो G20 के पर्यटन कार्य समूह की तीसरी बैठक अभी हाल ही में संपन्न हुई है श्रीनगर में। फिर अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया था। तो हाल ही में नई दिल्ली में आयोजन किया गया था अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का, और भारत में इसका आयोजन हुआ था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको याद रखना इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। फिर हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 संपन्न हुआ है। तो देखिए भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो दोनों देश की नौसेना है ये आपस में समुद्री अभ्यास करती हैं, जिसका नाम है समुद्र शक्ति। तो हाल ही में 2023 का जो संस्करण है समुद्र शक्ति 2023 ये संपन्न हुआ है भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच। फिर हाल ही में आसियान देशों और भारत के बीच कौन सा समुद्री अभ्यास सिंगापुर में संपन्न हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आसियान देशों और भारत के बीच में ये पहला समुद्री अभ्यास था। ठीक है, तो कौन सा अभ्यास था, ये था AIME, शॉर्ट में AIME था। फुल फॉर्म देखेंगे तो आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का संस्करण था और संपन्न कहाँ हुआ है, संपन्न हुआ है सिंगापुर में।
तो ये चीज़ें यहाँ से याद रखनी है। फिर हाल ही में किस पर्वतारोही ने रिकॉर्ड 28वीं बार एवरेस्ट पर आरोहण किया है? तो नेपाल के पर्वतारोही है शेरपा कामी रीता। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं शेरपा कामी रीता। तो ये सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट पे इन्होंने चढ़ाई कर ली है। इन्हीं का ही रिकॉर्ड था 26 बार का पहले, फिर इन्होंने मई में 2 बार ही चढ़ाई कर ली यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पे। तो 26 के बाद 27 और अभी हाल ही में एक बार और, तो 28वीं बार इन्होंने रिकॉर्ड एवरेस्ट पे चढ़ाई की है और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के एक नया विश्व रिकॉर्ड बना है सबसे ज़्यादा एवरेस्ट पर आरोहण करने का। यह है शेरपा कामी रीता। नेक्स्ट है इंडियन प्रीमियर लीग का 16वां संस्करण किस टीम ने जीता है? तो आईपीएल का 16वां संस्करण यानी 2023 में अभी जो संपन्न हुआ है, इसे जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। चेन्नई सुपर किंग्स ने फाइनल में हराया था गुजरात टाइटंस को। चेन्नई सुपर किंग्स ने फाइनल में किसे हराया है? गुजरात टाइटंस को। तो जो विजेता टीम है इसको मिलेंगे 20 करोड़ रुपए इनामी राशि की बात करें तो, उपविजेता को मिलेंगे 12.5 करोड़ रुपए यानी 12.5 करोड़। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और ऑरेंज कैप दी गई है शुभमन गिल को। ये गुजरात टाइटंस के लिए ही खेलते थे। इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं 890 रन। तो जो प्लेयर सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं उन्हें ऑरेंज कैप दी जाती है और जो प्लेयर सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं उन्हें पर्पल कैप दी जाती है। तो ऑरेंज कैप मिली है गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल को, पर्पल कैप मिली है गुजरात टाइटंस के मोहम्मद शमी को। इन्होंने 28 विकेट लिए, 28 विकेट लिए थे टोटल, इस कारण से पर्पल कैप मिली है इन्हें। फेयर प्ले अवार्ड गया है दिल्ली कैपिटल्स को और एमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड दिया गया है यशस्वी जायसवाल को। ये बने हैं इमर्जिंग प्लेयर इस साल के। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको और बता देता हूँ, टूर्नामेंट की एकमात्र हैट्रिक किसने ली थी? ये ली थी राशिद खान ने। किसने? राशिद खान ने। और राशिद खान भी खेलते थे किसके लिए? गुजरात टाइटंस के लिए। फाइनल खेला कहाँ गया था? फाइनल खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। कहाँ पे है ये स्टेडियम? ये है अहमदाबाद में। तो इतने सारे यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। फिर है इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो सबसे पहले देखिए, इटालियन ओपन टेनिस से रिलेटेड एक टूर्नामेंट है। इसे पुरुषों के एकल वर्ग में बात करें तो जीते हैं डेनिल मेदवेदेव। डेनिल मेदवेदेव किस देश के लिए टेनिस खेलते हैं? ये खेलते हैं रूस के लिए टेनिस। इसके अलावा महिला एकल वर्ग की बात की जाए तो इटालियन ओपन में महिला एकल वर्ग में विजेता बनी है एलेना रिबाकिना। कौन? एलेना रिबाकिना। ये किस देश के लिए टेनिस खेलती हैं? ये खेलती हैं कजाकिस्तान के लिए। नेक्स्ट है मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो मैड्रिड ओपन किससे रिलेटेड है? ये एक टेनिस टूर्नामेंट है। महिला एकल वर्ग में जीती हैं आर्याना साबालेंका। आर्याना साबालेंका किस देश के लिए टेनिस खेलती हैं? ये टेनिस खेलती हैं बेलारूस के लिए। वहीं पुरुषों के एकल वर्ग की बात करते हैं तो पुरुष एकल वर्ग में विजेता बने हैं कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ये किस देश के लिए टेनिस खेलते हैं? ये खेलते हैं स्पेन के लिए टेनिस। नेक्स्ट है वर्ष 2023 की विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो बेल्जियम के स्नूकर प्लेयर हैं लूका ब्रेसेल। लूका ब्रेसेल इन्होंने जीता है 2023 की विश्व स्नूकर चैंपियनशिप। फिर F1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 रेस के विजेता कौन बने हैं? और अगला क्वेश्चन है F1 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 रेस के विजेता कौन बने हैं? तो F1 यानी कि फार्मूला 1, याद रखेगा फुल फॉर्म फार्मूला 1। फार्मूला 1 की रेस जो होती है पूरे साल भर चलती रहती है। तो अभी मई के महीने में 2 रेसेस हुई हैं, एक मियामी ग्रैंड प्रिक्स और एक मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। दोनों ही रेस में जीते हैं मैक्स वर्स्टैपेन। दोनों ही रेस के विजेता बने हैं मैक्स वर्स्टैपेन, मियामी ग्रैंड प्रिक्स और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस टीम के लिए रेसिंग करते हैं मैक्स वर्स्टैपेन? तो ये रेसिंग करते हैं रेडबुल के लिए। ये भी आपको याद रखना है। फिर विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो 2023 का जो विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप था, इसे पुरुषों में जीता है चाइना के फान झेनडोंग ने। और महिलाओं की बात करें तो चाइना की ही सुन यिंगशा ने जीता है। तो पुरुष और महिला वर्ग दोनों के ही खिताब गए हैं चाइना के पास पुरुषों में।
फान झेनडोंग ने जीता है। महिलाओं में सुन यिंगशा ने जीता है। नेक्स्ट है, किस फुटबॉल क्लब ने 2023 की कोपा डेल रे प्रतियोगिता जीत ली है? कोपा डेल रे प्रतियोगिता कहाँ की है? ये एक स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो हाल ही में रियल मैड्रिड ने 2023 का कोपा डेल रे प्रतियोगिता जीता है। नेक्स्ट है, किस फुटबॉल क्लब ने 2023 का ला लीगा प्रतियोगिता जीत लिया है? तो देखिए, ये भी एक स्पेनिश प्रतियोगिता है। ठीक है, स्पेनिश फुटबॉल की प्रतियोगिता है ला लीगा। तो 2023 का ला लीगा का प्रतियोगिता जीता है बार्सिलोना। दोनों को आपको याद रखना है। कोपा डेल रे जीता है किसने? रियल मैड्रिड ने। और नेक्स्ट है ला लीगा जीता है बार्सिलोना ने। तो दोनों फुटबॉल क्लब और दोनों टूर्नामेंट आपको याद रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर्स का खिताब हासिल करने वाली 11वीं भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये हैं बंतिका अग्रवाल। ये शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर्स का इन्होंने अभी हाल ही में खिताब हासिल किया है और इसके साथ ही भारत की 11वीं महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिनके पास शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर्स का खिताब आ चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मेजबान था उत्तर प्रदेश। और हाल ही में ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण संपन्न हुआ कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा जारी मई 2023 की वैश्विक रैंकिंग में किस खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले नीरज चोपड़ा, ये जो जेवलिन थ्रो करते हैं, जेवलिन थ्रो की हाल ही में नवीनतम रैंकिंग जारी की गई है वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा और ये रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच गए हैं, शीर्ष स्थान पे सबसे ऊपर। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखिएगा कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा एथलेटिक मीट में भी स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है और इसके साथ ही रैंकिंग में भी फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं। तो दो न्यूज़ यहाँ से रिलेटेड आपको याद रखनी है। फिर है, किस देश ने हाल ही में रिकॉर्ड 13वीं बार सुदीरमन कप जीता है? तो हाल ही में चाइना ने 13वीं बार सुदीरमन कप जीता है। इसके बाद हीरो महिला फुटबॉल लीग का छठा संस्करण हुआ था अभी हाल ही में, ये किस टीम ने जीता है? तो हीरो महिला फुटबॉल लीग का छठा संस्करण जीता है गोकुलम केरल की टीम ने। फिर हम मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट है 2023 का, भारत के HS प्रणय ने पुरुष एकल वर्ग का ये खिताब जीता है। वहीं इसी प्रतियोगिता में महिला एकल वर्ग की बात करें तो जापान की अकाने यामागुची जीती हैं। तो मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला एकल वर्ग में जीती हैं जापान की अकाने यामागुची और पुरुष एकल वर्ग में जीते हैं भारत के HS प्रणय। फिर है 2023 की पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो अभी हाल ही में उज्बेकिस्तान के ताशकेंट में संपन्न हुआ है 2023 का पुरुषों का विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, जिसमें पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा उज्बेकिस्तान ने 5 गोल्ड के साथ टोटल यहाँ पे 9 मेडल जीते हैं और 9 मेडल जीत के सबसे ऊपर फर्स्ट नंबर पे रहा है। ठीक है, और भारत ने इस प्रतियोगिता में 3 कांस्य पदक जीते हैं। पहली बार हुआ कि भारत को इस प्रतियोगिता में 3 मेडल मिले हैं। इस साल भारत ने 3 कांस्य पदक जीते हैं इस प्रतियोगिता में। नेक्स्ट है, केशव महिंद्रा जी का हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष अर्स्ट एंड यंग का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था? आपको ये बताना है। तो इन्हें 2007 में ये पुरस्कार दिया गया था, अर्स्ट एंड यंग का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। फिर है, बालू धानोरकर जी का हाल ही में निधन हुआ है। आपको ये बताना है कि ये किस राज्य में सांसद थे? तो बालू धानोरकर ये महाराष्ट्र में सांसद थे और ये महाराष्ट्र में कांग्रेस के एकमात्र सांसद थे। ये हाल ही में इनका निधन हो गया है। इसके बाद आगे 3 कमेटी हैं जिनका भी हाल ही में पुनर्निर्माण किया गया है। तो देखते हैं कौन अध्यक्ष बनाए गए हैं और कैसे किनसे मिल के बनती है कमेटी, क्या काम करती है, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। यहाँ पे अध्यक्ष फिर से बना दिए गए हैं अधीर रंजन चौधरी, पिछले बार भी यहीं थे और इन्हें फिर से अध्यक्ष बनाया गया अधीर रंजन चौधरी जी को।
तो जो लोक लेखा समिति है इसका गठन सबसे पहले 1921 में किया गया था। उस टाइम 1950 तक वित्त मंत्री ही इस समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। समिति के अध्यक्ष का जो पद विपक्ष के किसी नेता को पहली बार दिया गया था, ये टाइम था 1967-68, 1967-68 के समय में पहली बार हुआ था कि विपक्षी नेता को ये पद दिया गया था। और इसके बाद से यही होता आया है, यही परंपरा है कि जो विपक्ष का दल है वहाँ का जो नेता है इस समिति का अध्यक्ष होता है। तो इस समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं। ये जो समिति है ये भारत सरकार के लोक लेखे तथा नियंत्रक एवं महालेखाकार के प्रतिवेदन का निरीक्षण करती है तथा साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि लोक धन संसद के निर्णयों के अनुसार ही विभिन्न मदों में खर्च किया जाए तथा व्यर्थ अथवा अपव्यय को रोका जाए। ये जो समिति है इनके जो अध्यक्ष हैं इनको एक कैबिनेट मंत्री का स्तर का दर्जा प्राप्त होता है। कौन अध्यक्ष हैं अभी? अधीर रंजन चौधरी जी। फिर है प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेट्स कमेटी। तो यहाँ पे अध्यक्ष थे गिरीश बालचंद्र बापट, तो इनको फिर से इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो संसद की प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टिमेट्स कमेटी जो है इसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। तो ये जितने भी सदस्य होते हैं ये लोकसभा द्वारा प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा इनके सदस्यों में से ही निर्वाचित किए जाते हैं। जो समिति का अध्यक्ष होता है इन चुने हुए सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। और अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष प्राक्कलन समिति का सदस्य है तो वो खुद समिति का अध्यक्ष नियुक्त हो जाता है। तो प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं गिरीश बालचंद्र बापट। नेक्स्ट कमेटी है लोक उपक्रमों पर संसदीय समिति यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। यहाँ पे अध्यक्ष थे संतोष कुमार गंगवार जी, फिर से नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो हैं ये राज्यसभा से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। हर साल समिति के 1/5 जो सदस्य हैं ये अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इनकी जगह पे नए सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। इस समिति का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों में से मनोनीत किया जाता है। प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं संतोष कुमार गंगवार। आगे डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स। जैसे पहली पुस्तक है द हाफ मून। पुस्तक का नाम है द हाफ मून और ये लिखी गई है मैरी बेथ कीन के द्वारा। इस पुस्तक की लेखिका हैं द हाफ मून की मैरी बेथ कीन। नेक्स्ट है द कोवेनेंट ऑफ वाटर। द कोवेनेंट ऑफ वाटर ये पुस्तक का नाम है और इस पुस्तक के लेखक हैं अब्राहम वर्गीस ये लेखक हैं और पुस्तक का नाम है द कोवेनेंट ऑफ वाटर। फिर है द डे ड्रीम्स। ये पुस्तक लिखी है लॉरा हानकिन ने। तो पुस्तक का नाम है द डे ड्रीम्स और लेखिका हैं लॉरा हानकिन। फिर है द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयस ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयस ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ ये पुस्तक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण दिवस, इन्हें भी देख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहली बार 1 मई को देखिए मनाया जाता है महाराष्ट्र दिवस और इसके साथ ही साथ गुजरात दिवस। महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस, इसी को मई दिवस कहा जाता है और इसी दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। तो 1 मई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। इसके बाद मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस, जो कि इस बार 2 मई को पड़ा था, तो 2 मई को मनाया गया विश्व अस्थमा दिवस। फिर है 3 मई को, मैंने आपको बताया भी पीछे के स्लाइड्स में कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है हर साल 3 मई को। फिर मई में बुद्ध पूर्णिमा पड़ती है तब मनाया जाता है वैशाख दिवस, जो कि 5 मई को इस बार पड़ा था। उसके बाद मई के पहले रविवार को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हास्य दिवस और पहला रविवार था 7 मई को, तो 7 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय हास्य दिवस। इसके साथ ही साथ 7 मई को ही मनाया गया विश्व एथलेटिक्स दिवस। फिर 8 मई को मनाया गया विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस ये मनाए गए 8 मई को। फिर आता है 11 मई को मनाया गया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। फिर है 12 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस। 13 मई को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। अब देखिए ये जो दिन है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये साल में 2 बार मनाया जाता है, 2 बार। एक बार कब? मई में
और एक बार कब मनाया जाता है? अक्टूबर में। तो मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो दूसरा शनिवार पड़ा था 13 मई को और अक्टूबर में ये डेट आएगी 14 तारीख को। तो 14 अक्टूबर को दूसरी बार फिर से मनाया जाएगा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और अभी 13 मई को पहली बार मनाया गया है। फिर मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है मदर्स डे। इस बार दूसरा रविवार पड़ा था 14 मई को, तो 14 मई को मनाया गया मदर्स डे। फिर आता है 15 मई। 15 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई को मनाया गया सिक्किम का स्थापना दिवस। 17 मई को मनाया गया विश्व संचार दिवस और इसके साथ ही साथ विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। तो 2 दिन मनाए गए थे 17 मई को। फिर 18 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस। 21 मई को मनाया गया संवाद एवं विकास हेतु सांस्कृतिक विविधता दिवस और 21 मई को ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। फिर 22 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 27 मई को होती है पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि। 28 मई को मनाया गया विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। 29 मई को मनाया गया संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 30 मई को मनाया गया हिंदी पत्रकारिता दिवस और 31 मई को मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। सीरीज़ के और भी वीडियोज़ आने वाले हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हैं, तो मेक श्योर ज़रूर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप मिस आउट ना करें। बाकी आप ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और भी दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर मैगजीन उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। डेली जीके, वोकैब, करंट अफेयर, जॉब नोटिफिकेशन, जॉब अलर्ट, सब कुछ एक ही प्लेस पे अवेलेबल है आपकी तैयारियों से रिलेटेड। तो मेक श्योर उसे ज़रूर ज्वाइन करिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मिलेंगे सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।